हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में देखेंगे। इससे पहले जो मेरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। जैसा आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 होने के बाद जस्ट उसके 2 या 3 महीने के बाद जब रिज़ल्ट आता है, सो 1-1.5 महीने का वो टाइम आपको देते हैं। उसके बीच में आपको डेप फिल करना होता है और फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट पहले होता है और फिर उसके अगले दिन बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट होता है, जब जो बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उनको तो वो घर भेज देते हैं, और जो बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं उनको वो उसी दिन जो प्रिस्क्राइब हॉस्पिटल होता है वहाँ पर लेकर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है कि जो अथॉरिटी, मतलब हर साल क्या होता है कि जैसे फिजिकल टेस्ट है तो हर साल अलग अलग आर्म फोर्स को अथॉरिटी दी जाती है कि आपको इस साल मेडिकल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट करवाना है। जैसे मेरे टाइम पे एसएसबी ने को अथॉरिटी दी थी फिजिकल टेस्ट की। उसमें क्या होता है कि ऐसे ही जैसे ही फिजिकल टेस्ट हो जाता है, जो अथॉरिटी होती है वो फिजिकल मेडिकल टेस्ट में डॉक्टर्स को अपनी प्रेफर कर देते हैं, ठीक है, उसी दिन। वो आपको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, जो आप फिजिकल टेस्ट के दिन लेकर आते हो, वो डॉक्टर्स को सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर्स के मूड पर रहता है कि वो आपके उसी दिन एक्सरे, जो चेस्ट का एक्सरे होता है उसका एक्सरे ले लेते हैं। कोई कोई से डॉक्टर अगले दिन भी एक्सरे लेते हैं। यहाँ पर अगर पहले ले लेते हैं तो आपका जो एक्सरे का रिज़ल्ट है वो पहले आ जाता है। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। कहीं कहीं के टाइम पर टेस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसी दिन लेते हैं, मेडिकल टेस्ट के दिन। आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है 2-3 दिन, लाइक 1-2 दिन। मोस्टली वो उसी दिन, जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होता है उसी दिन आपका चेस्ट का एक्सरे ले लेते हैं, ठीक है। फिर अगले दिन आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको नेक्स्ट डे 8 बजे आना है, मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 के आसपास आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो जब और ये भी कहते हैं कि आपको अच्छे से पानी वानी पी के आना है, क्योंकि आपका वहाँ पे यूरिन टेस्ट भी होता है। यहाँ पर फिर जब आप 8 बजे मॉर्निंग में रिपोर्टिंग करते हो तो आपको एक फ़ाइल दी जाती है, उसमें 8 से 10-12 10 से 12 पेजेस होते हैं। वहाँ पे जनरल चीज़ें, जो डिसीज़ेज़ हैं, आपको उसके बारे में मेंशन किया रहता है। तो आपको वहाँ पे फिल करना होता है कि आपको कौन कौन सी इश्यूज़ हैं, डिसीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि डॉक्टर्स के आने के बाद ही आपको वो फॉर्म फिल करना है, क्योंकि डॉक्टर्स ये बताते हैं कि आपको अननेसेसरी कोई सी डिसीज़ नहीं लिखनी है, ठीक है। क्योंकि एक बार आपने अगर वो डिसीज़ लिख दी तो, और अगर आप उस पैरामीटर में आ गए, ठीक है, आपको वो डिस्क्वालीफाई फिर आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वो अब बोलते हैं कि आप सोच समझ कर भरिए, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है मेडिकल टेस्ट जो होता है सीएपीएफ में, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है। इसलिए फिर वो बोलते हैं कि आप ठीक से भरिए, ज़्यादा ऐसी डिसीज़ के बारे में ना मेंशन कीजिए। कुछ कुछ चीज़ें जो वो बताते हैं, और हो सकता है कि सारे डॉक्टर्स ऐसा ना बोलते हों, बट उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि डॉक्टर्स लोग बता देते हैं आपको कि आपको ज़्यादा, क्योंकि वो डॉक्टर हो सकता है स्ट्रिक्ट ना हो। ऐसे ही फिर उसके बाद जब आपका फाइल फिल आप कर देते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है, सिर्फ बॉडी का फिजिकल टेस्ट होता है। उसमें आपका हैंड का मूवमेंट देखा जाता है, आपकी कोई सी उंगलियाँ कटी तो नहीं है वो देखी जाती है, आपके लेग्स देखे जाते हैं, लेग्स में आपकी नोकनी देखी जाती है। नोकनी का भी वो इशू है कि नोकनी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं देखी जाती है, वो भी डॉक्टर्स के मूड पर है कि आपको एलिजिबल करना है नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको माइन्यूट्स आए तो डॉक्टर तो आपको मूड पर है, वो ले लेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लैट फुट देखा जाता है, आपके हाथों में पसीना तो नहीं आता, ये भी देखा जाता है। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। उसके बाद आपका आई टेस्ट भी होता है। आई टेस्ट में आपका, अगर आपने कोई सर्जरी कराई है, ठीक है, लास्ट ईयर या उसके पहले, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ता है कि आपकी कौन कौन सी सर्जरी हुई है, ठीक है, उसके पहले। और आपका आई नंबर भी यहाँ पे चेक होता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई हम लोग के चश्मा है तो हम लोग एलिजिबल है, नहीं। इसमें क्राइटेरिया है कि आप -4 से लेकर +4 डायोप्टर आपका है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसमें फिर उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस भी आपकी चेकिंग होती है। उसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट्स में आपकी टेस्टिस की चेकिंग होती है, हाइड्रोसील आपको है या नहीं है वो देखा जाता है। फिर आपके बैक और चेस्ट, वो हाथों के थ्रू उनके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो पता कर लेते हैं कि कोई चेस्ट और बैक में कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद आपका बीपी भी चेक होता है। बीपी में क्या होता है मोस्टली कि लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, तो क्या होता है आपका बीपी हाई चला जाता है, क्या लो भी चला जाता है। फिर डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आप थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके आइए, या फिर आप कोई सा गाना वाना सुन के आइए, तो आप फिर आकर आपका जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाता है। मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ था, 1-2 लोगों के साथ। उन्होंने भी यही फिर गाने सुने थे और कुछ एक्सरसाइज की थी तो उनका बीपी फिर नॉर्मल हो गया था। तो इससे आपको घबराना नहीं है। उसके बाद
जब सारा हो जाता है, चेकिंग टेस्टिंग हो जाती है, तो फिर जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, लाइक री मेडिकल के लिए भी यहाँ पे जैसे कि फिजिकल टेस्ट में होता है, फिजिकल टेस्ट में जो होता है, अगर आपको वेट आपका ओवर वेट है तो आपको वो फिर से आपको 2-3 महीने के बाद फिर से बुलाते हैं री मेडिकल उसके लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं तो अगर आप वो वापस से उसको ठीक कर सकते हैं तो आपके लिए वापस से री मेडिकल होता है। ठीक है, और जो लोग क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनको फिर वो नेक्स्ट स्टेज इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेन चीज़ है कि थोड़ा-सा आपका लक फैक्टर भी आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर के पास यहाँ पे डॉक्टर के मूड पे बेसिकली डिपेंड्स होता है। जैसे मेरे टाइम पे जो कमांडेंट सर थे, उन्होंने एक जो एक स्टूडेंट था, उसकी हाइट थोड़ी-सी कम थी 1 सेंटीमीटर की, तो उसको फिर भी एलिजिबल कर दिया था। ऐसे एक और एस्पिरेंट था, उसका चेस्ट में इश्यू था, एक्सपेंड नहीं हो पा रही थी, तो उसको भी एलिजिबल कर दिया था। और जब मेरा शॉट पुट जब मैंने थ्रो किया था, तो जो डीआईजी सर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। सो वो जो चूना था उसमें हल्का सा टच हुआ था 1 सेंटीमीटर के आसपास, तो वो अगर स्ट्रिक्ट नहीं होते तो वो या ये मुझे एलिजिबल कर सकते थे। सो यहाँ पर भी पूरा आपके लक पे भी डिपेंड करेगा कि डॉक्टर स्ट्रिक्ट है या नहीं है, ऑफिसर जो कमांडेंट सर है, डीआईजी सर है, स्ट्रिक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इस सर मूड पर भी आपका, उन सब के मूड पर भी आपका जो टेस्ट है वो डिपेंड करेगा। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि जैसे हम पेपर 1 पेपर 2 की तो तैयारी करते हैं, बट हम जो फिज़िकल टेस्ट आता है उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अभी से ही अपना जो फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अभी से आप थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, या नोकनी की अगर आपको इशू है तो आप नोकनी की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा आपको, आपके पास अगर आसपास डॉक्टर हॉस्पिटल है तो आप वहाँ पर भी फुल मेडिकल चेकअप भी करवा सकते हैं, तो आपको इश्यूज़ पता चल जाएंगे कि आपके पास क्या क्या इश्यूज़, तो आप एटलीस्ट वहाँ पर थोड़ा वर्क कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली लोग फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि उनमें मतलब कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। ठीक है, सो इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और जैसा कि आप देखें कि जो सीपीएफ कमांडेंट का, जो असिस्टेंट कमांडेंट का जो मेडिकल टेस्ट होता है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू एसएससी, एसएसबी और एनडीए। और तो आप इतना ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ये थोड़ा लाइटली ही होता है यहाँ पर। और जो आईपीएस लोगों का भी सेम ही पैरामीटर पर, जो कमांडेंट लोगों का होता है, मतलब सेम ही पैरामीटर होता है, तो वो भी लाइटली ही होता है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। सो इतना अच्छे से आप थोड़ा इसकी तैयारी कीजिए, और आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।